तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और आज का ये से दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट का ये साझा प्रोग्राम है। और विमर्श का डेली डोज लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आज केवल और केवल एक विषय पे बातचीत करनी है, और वो काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि अभी फिलहाल अ, केंद्र की सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आ रही थी, उसको वापस ले लिया। अभी नहीं करना है। और उनको मालूम है कि यदि लेके आएंगे तो ये बिल जो है किसी भी रूप में पारित नहीं हो पाएगा। और जो उनकी संख्या है, उस संख्या के लिहाज से भी तो। लेकिन इसके साथ साथ जो अ, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, राज्यों की जो सरकारें हैं, वहाँ बड़े मजेदार मजेदार फरमान जारी हो रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और उसी पॉलिसी में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कल आपके साथ जिक्र कर रहे थे कि कैसे किस तरह से एनकाउंटर किए जाते हैं, और जाति के नाम पे और धर्म के आधार पे पूरा चिन्हित किया जाता है, और किसको मारना है और किसको छोड़ना है, ये पूरी पहले से तय तय की जाती है। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, और वो एक ऑफर लेके आया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो प्रभावकारी लोग हैं, वो उनको सरकार 8 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक पेमेंट करेगी। बहुत अच्छी बात है। लोग बड़े खुश हैं कि चलिए, कम से कम और कोई तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तो मान लिया कि सोशल मीडिया का प्रभाव आज के युग में ज्यादा है। और उस प्रभाव को देखते हुए उसका प्रयोग करना, उपयोग करना, और उसके लिए पेमेंट करना, ये पेमेंट करने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सब किया है कि उसकी जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो फंक्शनिंग है, सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में जनता के बीच में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम हो, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे वो लोग लिखें या कंटेंट तैयार करें, वीडियो तैयार करें, और जनता को बताएं, और आइए और हमारे पास से पैसे ले जाइए। ये कुछ उसी तरह से है, राग दरबारी की तरह, कि आप सरकार की खूब बड़ाई करते रहिए, आप बिरुदावलियां गाते रहिए, आप उनकी स्तुति गान करते रहिए, तो आपको इनाम मिलेगा और भरपूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ क्लॉज और जोड़ दिए गए हैं। जोड़ ये दिए गए हैं कि उसमें सेक्शन 7(2) है उसका, वो बड़ा मजेदार है। और उसमें ये कहा गया है कि यदि आपका कंटेंट में एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी कोई बात है, या कोई चीज आपने उसमें डाली है, एंटी सोशल कोई बात आपने डाली है, और यदि आपकी बात से या आपके कंटेंट से सरकार पे बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो आपको पैसा तो मिलेगा नहीं, उल्टा आपको जेल जाना पड़ेगा। आप पे तुरंत जो है कार्रवाई होगी, और आपको आप पे जो धाराएं लगाई जा सकती हैं लगा के
आपका कैरियर खत्म किया जाएगा, आपका पूरा जीवन नर्क बना दिया जाएगा। ये एक पूरी तैयारी है। इसके साथ साथ इनमें एक और बड़ा मजेदार है कि राइट टू एक्सप्रेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा एक, वो राइट्स है, अधिकार है, जो आम जनता को दिया गया है, वो है आर्टिकल 19(1). वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट इनकम्पास द प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिज्म विच ऑफन involves highlighting the failure of government pertaining to public affairs or in matter of public interest। पब्लिक इंटरेस्ट में आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं कि वो जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उसका निर्वहन नहीं कर रही है। यदि वो निर्वहन नहीं करती है तो आपका पूरा अधिकार है, एक पत्रकार का या एक आम नागरिक का अधिकार है कि वो उसकी आलोचना करे, उसकी लानत मलामत करे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है। अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस तरह के पॉलिसीज के जरिए कैसे वो खत्म किया जाता है और तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि पहले राजा या राजतंत्र हुआ करता था, तो वहाँ जो कुछ भी राजा के पास कोष होता था उसकी मर्जी होती थी कि वो किसको देगा नहीं देगा। लेकिन ये अब राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और जो कुछ भी पैसा यदि सरकार दे रही है किसी इन्फ्लुएंसर को, वो अपने घर की कमाई नहीं दे रही है, ये हमारे आपके टैक्स का पैसा है जो हमारे कल्याण के लिए लगना चाहिए था। वो अब आप दूसरे रूप में अपने बिरदावली गाने वालों के लिए, या हमारे यहाँ एक कहा जाता था विदूषक, उनको देने के लिए आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक हमें देखने की जरूरत है कि अ, किस तरह के इस तरह की पॉलिसीज ले आके कहीं वही ब्रॉडकास्टिंग बिल जो आप सोशल मीडिया और तमाम जो सूचना का जो तंत्र है उस पे आम जनता का एक तरह से कहिए कि या आपकी आलोचना करने वाले एक बड़ा समूह उभरा है, कहीं उसको आप मैंने कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि जो बड़े जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आपका नियंत्रण तो पहले से ही है। आप किसी को भी यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को, या ट्विटर के जो मालिक हैं, आप अभी पहले कुछ दिन पहले सुना होगा आपने, एलन मस्क साहब ने कहा था कि हमें कुछ जो ट्वीट हैं उसको बंद करने के लिए या जो उस पे मेंबर्स हैं एक्स के, उनको प्रतिबंधित करने के लिए हमारे ऊपर दबाव पड़ा और हमें मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन हम राइट टू एक्सप्रेशन के पक्ष में हैं। ये एलन मस्क का जवाब है। तो बाकी यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप और तमाम जो इंस्टाग्राम, जो ये मेटा के पे आधारित जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी क्या स्थिति होगी अब आप वहाँ नियंत्रण है, उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत विरोध की आवाजें आ रही हैं या आलोचना की आवाजें आ रही हैं, इवन कहिए कि जो चुनाव में प्रभाव डाल रही हैं, उसको कैसे बंद किया जाए। हालांकि सरकार, आप फेसबुक से लेकर तमाम जगहों पे आप जाइए, यदि जो सरकार के आलोचनात्मक चीजों पे आपने कोई कंटेंट लिखा,
उसकी रीच अपने आप घटा दी जाती है। यूट्यूब पे वही हाल है, बाकी जगहों पे वही हाल है। किसको मोनेटाइज करना है, किसको नहीं करना है, किसको डिमोनेटाइज करना है, किसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये आप लगातार आप वहाँ अंदर जो नियंत्रक लोग हैं, और वो स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रभाव वाले लोग हैं, सरकार के कारिंदे हैं, एक तरह से सरकार को मदद करने वाले लोग हैं, उनके जरिए ये सब हो रहा है। तो अब आप उसके बावजूद सोशल मीडिया का जो प्रभाव है अभी, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए डिजिटल जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की, ये बहुत कुछ आपको बयां करती है, उसकी राजनीतिक एस्पेक्ट्स को बयां करती है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे अंतिम जो उसकी आलोचनात्मक जो आवाज है या क्रिटिकल जो आवाज है उसको खत्म कर दिया जाए। ये पूरा का पूरा और खास करके एक उत्तर प्रदेश इसलिए भी बदनाम है कि अ, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार बुलडोजर संस्कृति और तमाम जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक जो दायित्व हैं, उसकी धज्जी उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। और ये मानने के बावजूद कि अ, अभी जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जिस तरह का पूरा तंत्र वहाँ हावी है, उसके बावजूद वो जुडिशरी बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लताड़ लगाती है कि आपने कानून सम्मत नहीं काम किया। किसी को भी मरवा देना, किसी का भी घर ढहा देना, सांप्रदायिक आधार पे लगातार आप जहर घोलना बोना, शपथ कुछ लेते हैं और बोलते कुछ और हैं। तो इन्हीं सब सवालों को लेके आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विघ्नेश भाई जुड़ गए हैं। विघ्नेश भाई को हमने मतलब अंतिम क्षण में कहा कि आप आ जाइए, इसलिए आप दो लोग रहते हैं तो एक हमें बातचीत करने में या जो चीजें हमसे छूट जाती हैं तो सामने वाला संभाल लेता है, और कल उन्होंने संभाला भी था। विघ्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे ये नए ढंग का राग दरबारी? जी, ये दरअसल ऐसा कहा जा सकता है कि संविधान के दुश्मनों के डर का एक्सप्रेशन है ये। हम्म। आपने इसका जब भारतीय संविधान की धारा की आर्टिकल, 19 हाँ जी। हाँ, 19A1 हम्म। आपको जी राइट टू एक्सप्रेशन देता है। जी जी। तो देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की भी जो आर्टिकल 19 है हम्म। वो आपको राइट टू एक्सप्रेशन ही देती है, और ये पूरी दुनिया के लिए मैंडेटरी। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैंडेटरी है। राइट टू एक्सप्रेशन पूरी दुनिया का अधिकार है, ना कि सिर्फ भारतीयों का। और इसी वजह से जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे आंका जाता है भारतीय मीडिया को, तो वो नीचे से 10-11 देशों को छोड़ करके सबसे नीचे के पायदानों में भारत खड़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ पहले भी राइट टू एक्सप्रेशन को कुचला जाना, जो आपके एक्सप्रेशन का अधिकार था, जो आपके निसंकोच होकर के बोलने का अधिकार था, अपनी राय रखने का अधिकार था, वो कुचला जाना एक आम प्रैक्टिस में था। आम जो
चर्या है, अ, चाहे वो सरकारी एजेंसियां हो, चाहे कोई भ्रष्ट नेता हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, वो सब शुरू से ही इसे कुचलने की कोशिश करते रहे। छोटे मोटे स्तर पे ये कुचला भी जाता रहा, कभी कभी बड़े स्तर पे भी कुचला गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस कुचले जाने को कानूनी जामा पहनाया जा सके हम्म। और ऐसी बात सोची जा सके। अभी जो ये बात सोची गई है कानूनी जामा पहनाने की, राइट टू एक्सप्रेशन को कुचलने को, तो वो बड़ा ही अजीब है। लेकिन अ, यह आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, हम्म। क्योंकि जो मॉडल है, जिसे आप गौर से देखेंगे इस मॉडल को, तो आपको याद आएगा वो जमाना, आपको याद आएंगी वो पुरानी फिल्में, जी। अ, मतलब मध्यकाल की फिल्में, पुरानी नहीं, बहुत पुरानी नहीं, 20-25 साल पहले की फिल्में, जब अ, जो अंडरवर्ल्ड था, हम्म। जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, वो अपने उफान पे था और उस पे फिल्में बनती थी। तो जो अंडरवर्ल्ड का मैकेनिज्म होता था, जो उनका मोडस ऑपरेंडी होता था, वो यही होता था कि या तो आप पैसे लो और सूटकेस लो और यहां से निकल, या फिर इधर बंदूक रखी हुई है, आप गोली खा लो। तो कुछ इसी प्रकार का ये कानून दिख रहा है कि या तो आप कुछ लाख रुपए लो और अच्छी जिंदगी जी लो और हमारी तारीफें करते रहो, और या फिर आप आपको हम किसी भी वजह से, चाहे वो वजह आपके कानून की किताबों में या संविधान की किताब में जो है वो ना लिखी हो, जी। लेकिन कहीं से भी वो वजह लाएंगे, जिस जिस वजह की जिस वजह को आधार बना करके हम आपको कहेंगे कि भाई आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप एंटी नेशनल हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप अवार्ड वापसी गैंग हैं, आप खान मार्केट गैंग है, कोई भी गैंग कहा जा सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो हम्म। बोलते रहे, जी। तो वो कहेंगे हम। और इस बिल को दरअसल आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को जो है आप भाजपा आरएसएस चरण वंदना बिल भी कह सकते हैं। हम्म। अ, दरअसल आपको ऑफर यही है, जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं या बाकी मतलब जमीनी एक चीज प्रकार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आरएसएस का कहना है कि उसके जो प्रचारक होते हैं हाँ हाँ वो गांव गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मतलब व्यवहारिक रूप से भी जाके मिलते हैं। वो उसकी अपनी उस पर हम आलोचना कर सकते हैं कि उनकी राजनीतिक जो विचारधारा है उस वो उस पर हम आलोचना कर सकते हैं। क्या अब वो प्रचार का जो तरीका था, या रोज सुबह मतलब कहिए कि यूट्यूब से लेके व्हाट्सएप पे जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही थी लगातार इसके आईटी सेल द्वारा, अब वो उसकी कलई खुल गई है, या इनकी जो आलोचना करने वाले आलोचकों की जो तादाद है और उन जो आलोचक हैं उनकी जो लगातार पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, तो कहीं उसको एक तरह से नियंत्रित करने का तो नहीं मामला है, या उन अब वो खत्म हो गया उनके जो आईटी सेल और दूसरे जो हिस्ट्री और इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता था, लगातार एक नफरत का पूरा एक तंत्र तैयार किया जाता था,
तो क्या अब वो काम, यही काम तो उससे भी कराया जा सकता था, लेकिन क्या अब विश्वसनीयता खत्म हो गई है? देखिए, ये थोड़ा सा मेरी नजर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये मामला इतना आसान नहीं है। कोशिशें आज भी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। अपने विरोधियों को अ, एक बड़ा सा बड़ा सा एक जिसे आप कहते हैं प्रोपेगेंडा का जाल फैला करके, और मिथ्या मिथ्या अ, तथ्यों, मिथ्या तर्कों के माध्यम से अ, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करके, और ये सब अम, ऐसा दिखा करके कि वो जो मेजॉरिटी हैं इस देश के, जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश के, उनके दुश्मन हैं, उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, ऐसा सब दिखा करके उनके मानस पे विरोधियों के प्रति एक नकारात्मक छवि बनाने की ये कोशिश तो जारी है और जारी रहेगी। और हम्म। दरअसल दरअसल जो लोग ये कोशिश करेंगे, ये जो पैकेज है ये उनके लिए ही है। हम्म। दूसरी ओर अगर आप उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे हम्म। तो आप पे काफी सारे इल्जाम लादे जाएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी भड़बड़ा चुकी है, हम्म। लगभग भड़बड़ा चुकी है, ढह चुकी है। तो उस न्यायिक प्रक्रिया में जब तक आप तथ्य, सही तथ्य के आधार पर अपना अ, अपना बचाव करते हुए तथ्य की पुष्टि करवा के न्यायालयों से आएंगे, तब तक हम्म। में 3-4 इलेक्शन निकल जाएंगे। हम्म। तो दरअसल ये जितनी भी कोशिशें हैं, जो भी जालें बुनी जा रही हैं, हम्म। अब ये ना, ये जो कानून है ये उस मुख्यमंत्री के शासन काल में लाया जा रहा है जिनके ऊपर खुद 52 या 56 मुकदमे हैं। 200, 260, दो सौ 200, पचास से ऊपर था। हाँ। हम्म। हाँ, तो 260 मुकदमे जो हैं, हम्म। आप समझिए वो भी किसी भी कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिस जिस अपराध के लिए उनके खिलाफ मुकदमे ना हो। अगर बुलडोजर चलाना तो सबसे पहले ऐसे इंसान के ऊपर चलना चलाया चाहिए। जाना चाहिए, जी जी। इंसान के घर पे चलाया जाना चाहिए। सॉरी, इंसान के ऊपर तो नहीं चल सकता, इंसान के घरों के ऊपर ऐसे चलाया जाना चाहिए। अगर इसको कानूनी मान्यता मिल जाती है बुलडोजर बुलडोजर चढ़ाने को या चलाने को, एक एक तो पहले यही गैर कानूनी है, यही असंवैधानिक है। लेकिन जी। अगर मान्यता भी मिल जाती है तो जिनके ऊपर 50-60 केसेस हैं या 260 केसेस हैं, उस इंसान को छोड़ करके आप एंटी नेशनल एकाध जेन्युइन या फिर नॉन जेन्युइन थोपे गए आरोपों के आधार पर, या 20-25 आरोप आप थोप दीजिए, उसके आधार पर आप बुलडोजर चलाते हैं, तो दरअसल इसमें न्याय दिखता कहाँ है? हम्म। हमारे न्यायालयों को यह अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान लें, तो उस अधिकार का पालन करते हुए न्यायालय क्यों नहीं दिखाई पड़ता? जी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अब कानूनों के नाम पे जिस तरह का इस देश की जनता के साथ, आम जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि अगर
लोग सचेत नहीं हुए तो देश की पूरी व्यवस्था जो अब आईसीयू में है वो भड़बड़ा कर गिर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जी। तो इसका मतलब ये जो 2 रुपया पर ट्वीट करते थे, जी। मतलब इनके लोग बेचारे 10 साल से कर रहे थे, 10-15 साल से। जी। अब उनको ये है कि भाई अब आपके लिए कुछ पैसे का मतलब एक कानूनी जरिया बना दिया जाएगा कि आप आइए और नफरत के जितने आप बीज बोने हैं वो बोइए, लेकिन यदि आपने हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। ये एक पूरा एक नया वो चल गया है कि आप मोदी जी की आलोचना करें तो आप कहें कि राष्ट्र की आलोचना कर रहे हैं। आप अडानी की, इवन अडानी की आप पे सवाल खड़े करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो राष्ट्र विरोधी है। ये अचानक राष्ट्र की जो परिभाषा है वो कुछ तानाशाहों या कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित क्यों हो जा रहा है? क्या राष्ट्र यही राष्ट्रवाद है असल में, या वाकई कुछ गड़बड़ मामला है? देखिए, राष्ट्र का सीधा सा मतलब यहाँ की सारी प्राकृतिक संपदाओं के साथ जो है, यहाँ के 140 करोड़ से अधिक की जो जनसंख्या है, ये हम्म। सब मिला के राष्ट्र है। हम्म। ऐसा ऐसी परिभाषा ये मीडिया वाले जाकर के भाजपा या आरएसएस के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों से पूछते क्यों नहीं है कि सिर्फ लाला, बाबा और भाजपा के नेता, यही तीनों राष्ट्र कैसे हुए और ये तीनों राष्ट्र कैसे हुए? जी जी। अगर इनका नाम राष्ट्र है, भारत में ये छूट है कि कोई भी आदमी कुछ भी नाम रख ले। कुछ भी लोग नाम रखिए। लोग अपना नाम दरोगा भी रख लेते हैं, लोग अपने बच्चों का नाम जो है वो तमाम पेशों के नाम से हैं, वकील हैं तो जज हैं तो पेशों के नाम से। इंस्पेक्टर हैं, दरोगा तो हैं। कोई अपने जी। बच्चे का नाम राष्ट्र रख ले हम्म। और उसके विरोधी जो भी बोले, उसके विरुद्ध कोई कुछ बोले तो वो कहे कि ये राष्ट्रद्रोही है, जी जी। तो ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। हम्म। फिर देश की व्यवस्था कैसे चलेगी? 140 करोड़ लोगों से ज्यादा की, अब तो 145 के करीब, हम्म। इतने लोगों वाला जो ये देश है, ये चलेगा कैसे? क्या ये बाबा, लाला और भाजपाई नेता, ये जी तीनों ही राष्ट्र रहेंगे? बाकी जो राष्ट्र को सब कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो जवान हैं, जो मजदूर हैं, जो आ, हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या है? अरे हमारे जो रोज के जो हमारे लिए खट रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, हमारे कपड़े सिल रहे हैं, हमारे तमाम जो झाड़ू पोछे से लेके तमाम काम कर रहे पूछेगा कौन? हैं। ये हाँ। पूछेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के शीर्षस्थ नेताओं से ये कौन पूछने जाएगा कि ये राष्ट्र है या नहीं है? बताइए पहले। हम्म। सही बात है। सबसे तो बड़ी जो हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या की कि जितने लफंगे और तमाम हैं वो, शायद हरिशंकर परसाई रविन्द्रनाथ टैगोर की भी है, और और हरिशंकर परसाई ने कहा कि जितने लफंगे लुटेरे हैं उन वो और इसी के आड़ में छुप जाते हैं। जी, इसको लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। जी 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 जी। फेमस बहस है, उस बहस को लोगों को लेके आना आ, पड़ेगा, सामने ले आना पड़ेगा। जी जी, लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा। जी। जी। तो कुल मिला के ये है कि डिजिटल मीडिया का चाहे तमाम कहिए कंट्रोल के बावजूद जिस तरह से सरकारें
और मुझे लगता है कि 2024 की जो पूरी एक करारी हार है, और वो भी उत्तर प्रदेश में 40 सीटें जो गई हैं, ये कहीं ज्यादा मतलब 30 रही है शायद। तो शायद इस वजह से, और उत्तर प्रदेश में हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे हर कोई बना हुआ है, एक मीडिया कर्मी बना हुआ है, उसके पास एक मोबाइल है। मोबाइल होते ही वो चाहे तो कुछ भी आपके तमाम हरकतों को वो कैमरे में कैद कर लेता है, और अगले 2 मिनट के बाद सोशल मीडिया पे वो होता है। तो ये पूरा का पूरा इस तंत्र को, इसको कैसे ध्वस्त किया जाए, एक नया जो जन उभार है उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, शायद यही वजह है कि और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में, क्योंकि मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वो आपको एक भयंकर किस्म का तानाशाही वहां दिखाई देगी। ऊपर से आप नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो आपको बड़े बड़े गिरोहबंदी, बड़े बड़े माफियाओं और तमाम का एक पूरा नेक्सस, और वही लगातार वो आपको काम करते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें वो मंगेश यादव की जो हत्या है एनकाउंटर पे, राहुल गांधी ने एक लंबा ट्वीट किया है, और बुलडोजर राज पे आपको प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। तो अब आवाज उभरने लगी है, और लगातार चारों ओर से जब घिर रहे हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की भी जरूरत इन पर शायद लग रही है, क्योंकि अब इनके जो अपने इन्फ्लुएंसर हैं वो अब किसी तरह का अपने आप अपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी को क्या कर पाएंगे। तो शायद ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक वजह रही हो कि डिजिटल ये पॉलिसी ले आने की। आपको अंत में 1 मिनट आपके लिए है कि क्या ये इस तरह की चीजें आगे भी लेके आएंगे और अन्य प्रदेशों में, या यहीं तक सीमित रहेंगे? अ, जी बिल्कुल, ये अन्य प्रदेशों में भी कोशिश करेंगे। ये बौखलाहट है, ये आखिरी कोशिश है हम्म। कि किसी भी तरीके से, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है इनके करतूतों को, हर गली नुक्कड़ से, जैसा आपने ही बताया कि जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो इनके करतूतों की वीडियोस बना करके, उसके रिकॉर्डिंग्स करके, उसके फोटो खींच के और लगातार सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। इनका जो वो विकृत चेहरा है, वो जनता हम्म। के सामने बड़ी तेजी से आ रहा है। जी। तो ऐसे में अ, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, तमाम प्रदेशों, भारत के तमाम प्रदेशों, हो सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी ये कोशिश की जाए कि लोगों की आवाज को दबा देना है, लोगों को सच देखने और दिखाने से रोकना है, और जी। लोगों को पूरी तरह से नियंत्रण कर लेना है, ताकि भविष्य में इनकी जो एक पूरी की पूरी विकृत सी व्यवस्था है जो चल जी। रही है, वो विकृति समाज में व्याप्त रहे और इनका जो व्यवस्था है वो चलता रहे। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई, आप हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत कम समय में आप आए। और हमें मालूम है कि जो एक राजनीतिक समझ है, एक वैचारिकी है, वो तमाम विषयों पे, और हम कोई एक पत्रकारी वाली बात नहीं करते हैं, एक सामाजिक बदलाव की जो भूमिका है, वो कैसे, वो उसकी डायनेमिक्स कैसे काम करती है, उसी पे हम लोग बात भी करते हैं। तो आप दर्शकों से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी आपके पास यदि कोई विचार है हमसे साझा करने के लिए, तो आपका स्वागत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर हम मिलते हैं। जय हिंद। जय